हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी हिंदी ग्रामर की सीरीज़। ठीक है, उसमें हम चैप्टर 1 है जो हमारा वर्णमाला वो करेंगे। ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये ग्रामर की है, और ग्रामर आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में काम आती है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो या फिर किसी और चीज़ का एग्ज़ाम देते हो, क्लास का एग्ज़ाम देते हो, तो भी ग्रामर जो है आपकी हर चीज़ में यूज़ होती है। आप टीचिंग का देते हो, एसएससी का देते हो, रेलवे का देते हो, एचएसएससी का देते हो, हरियाणा के बेस पे देते हो, तो हर चीज़ में आपको हिंदी मिलेगी। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, हिंदी ग्रामर की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो है वर्णमाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है, भाषा किससे बना? संस्कृत के भाष शब्द से। भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक है, यानी कि जब हम भाषा की स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से जो वो मेन पॉइंट होता है ना, जहाँ पे भाषा पहुँचती है वो वाक्य है। यानी कि हम जब भाषा से स्टार्ट करते हैं, ध्वनि स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वर्ण आता है, वर्ण के बाद फिर हम अक्षर बना बोलना सीखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, पदबंध, पद, वाक्य, उपवाक्य, इस तरीके से लास्ट में वाक्य आता है। ठीक है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई, देखो वाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है? उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद, या फिर शब्द भी कह सकते हैं हम। और फिर पद से छोटी इकाई अक्षर। ठीक है, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले देखो, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारी ध्वनि होगी या वर्ण होगा? क्या होगी? ध्वनि होगी या वर्ण होगा? सबसे पहले अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ध्वनि और वर्ण। उसके बाद फिर क्या आता है? अक्षर बनता है। अक्षर के बाद फिर शब्द बनेगा, अक्षर जुड़ के। फिर उसके बाद पदबंध बनेगा, पदबंध के बाद फिर उपवाक्य बनेगा, और उपवाक्य के बाद फिर क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। तो इस प्रकार से हमारी भाषा बनती है। ठीक है, अब देखो, जैसे राम है, एक मिनट गाइस। ठीक है, जैसे देखो, राम शब्द में 2 अक्षर रा और मैं एवं 4 वर्ण र, आ, मैं, ए है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वर्णमाला। देखो, वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। देखो, आप ये कहोगे कि ध्वनि भी होती है, वर्ण भी कहते हैं, तो देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा जाए तो ध्वनि होती है। ध्वनि अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप वर्ण लगा सकते हैं। ध्वनि क्या होती है? जब हम मौखिक रूप से इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ये पूछें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर बोलने के सेंस में, उच्चारण के सेंस में पूछे तो ध्वनि होगी। अगर आपको लिखित के रूप में पूछे तो वर्ण होगा। ठीक है, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि व्यवस्थित समूह को, यानी तरीके से चीज़ों को लगाया गया हो तो वो वर्णमाला कहलाती है, वर्णों को लगाया गया हो। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मानक हिंदी वर्णमाला। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर एवं 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए उच्चारण के आधार पर, ओनली पूछा जाए उच्चारण के आधार पर कितने हैं, तो 45 वर्ण हैं टोटल। ठीक है, उनमें से जो 10 तो स्वर हैं, ठीक है, और 35 व्यंजन हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि लेखन के आधार पर, कि लिखने के आधार पर कितने हैं, तो 52 वर्ण हैं टोटल, जिसमें 13 व्यंजन हो जाएंगे, 13 स्वर हो जाएंगे, 35 व्यंजन हो जाएंगे और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। जैसे देखो, ये स्वर है, स्वर जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। ये कौन से हैं? ये सिर्फ उच्चारण के स्थान पर हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं तो ये वर्ण यूज़ होते हैं। लेकिन जब आप लेखन के आधार पे पूछते हो, लेखन के आधार पे आपसे पूछा जाता है तो आपके 13 हो जाते हैं। 13 कौन से? ये 3 और ऐड हो जाते हैं भाई। ठीक है,
तो ये 3 और ऐड हो जाते हैं। तो लेखन के आधार पर वर्ण कितने होंगे, 52 वर्ण होंगे, और उच्चारण के आधार पर कितने होंगे, 45 वर्ण होंगे। ठीक है। उसी प्रकार व्यंजन में है कि 35 व्यंजन उच्चारण के आधार पर, लेकिन अगर लिखने के आधार पर पूछा जाए तो उसमें 35 में 4 संयुक्त व्यंजन भी ऐड होते हैं, तो वो हमारे लेखन के आधार पर हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो ये एक चीज़ देखो, ये जो है अंग और अह, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि भाई अंग और अह जो हैं ये क्या होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आयोगवाह वर्ण। ठीक है। तो ये 2 ही हैं जो हमारे ये होते हैं आयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है। तो ये 2 ही, इन्हीं 2 को आयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई जो हमारे हिंदी में जो स्वर हैं, मूल स्वर कितने हैं, तो आप ध्यान रखोगे कि मूल स्वर हमारे हिंदी में 4 हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से हैं, देखो भाई, क वर्ग है पूरा, च वर्ग पूरा है, ट वर्ग पूरा है, त वर्ग पूरा है, प वर्ग पूरा है। उसके बाद जो ये 4 वर्ण है, य र ल व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और उष्म को क्या कहा, उष्म व्यंजन किसे कहा जाता है, श स है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखोगे। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है जो, इनको क्या कहा जाता है, ये हैं हमारे 4 व्यंजन, क्ष त्र ज्ञ और श्र, ये 4 हमारे कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब देखो इन्होंने 13 व्यंजन तो गिन लिए जो हमने गिने थे, लिखने के आधार पर 13 और बोलने के आधार पर 10। ठीक है। आप 13 व्यंजन लेकर चलो, पहले लिखने के आधार पर पढ़ेंगे। जो लिखने के आधार पर 13 व्यंजन, 13 स्वर हैं। अब व्यंजन देखते हैं। देखो 5 इसमें हो गए, ठीक है, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गई, इसमें 5 भी क्यों, आप ये लगा लो ना कि 2 ये द्विगुण व्यंजन है। ठीक है। द्विगुण व्यंजन कौन से, 2 ड और ढ। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 4 और 4, ये कितने हो गए भाई टोटल मिला के, ये हमारे 35 व्यंजन हो गए। ठीक है। 33 तो ये सारे ही थे ऊपर के, और ये 2 मिला के जो हमारे द्विगुण व्यंजन है ये मिला के हमारे 35 हो गए। ठीक है। उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन और मिला दिए भाई, 4 संयुक्त व्यंजन और मिला के हमारे कितने हो जाते हैं, फिर ये 39 हो जाते हैं। ठीक है। तो हमारे इसी प्रकार से आप मिलाओगे कि भाई 39 और हमारे जो 13 स्वर हैं इनको मिला के कितने होते हैं, इनको मिला के हमारे 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विदेशों से आगत या ग्रहित ध्वनियाँ, यानी जो विदेशों से आई हुई हैं हमारे देश में बोली जाती हैं ध्वनियाँ। जैसे देखो अरबी फारसी की कौन सी है, ए क ख ग ज, ये वैसी नहीं है जो हमारी हिंदी में बोल जाती हैं। इनके नीचे है ना ये बिंदी आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है। इनके नीचे ये बिंदी आपको दिखाई दे रही होगी, ये बिंदी को क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, नुक्ता। तो ऐसे जो भी वर्ण होंगे आपको देखने को मिलेंगे, तो ये कौन होंगे, ये आपकी अरबी फारसी के होंगे। ठीक है। और ये हमारे बाहर के हैं, विदेशों से लिए हुए हैं। ए ख ग का प्रयोग अब कम होता है। ठीक है। तल बिंदु या नुक्ता, यानी कि तल में जो वर्ण है उसके तल में या फिर नीचे, उसको क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। तो ये क्या कहेंगे, वर्ण। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है कि अंग्रेजी, अंग्रेजी के कौन से वर्ण हैं, ओ। ये जो ओ जहाँ पे भी आपको दिखेगा ना, ये कौन से होंगे, अंग्रेजी वाले वर्ण होंगे, अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण कहा जाता है। तो ये सारे कौन से होंगे, अर्धचंद्र बिंदु। जैसे आप लिखते हो कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी में हम ऐसे लगा देते हैं, तो ये किसका हो गया, हमारा अंग्रेजी का वर्ण हो गया। ठीक है। उसके बाद 1-2 चीज़ें और हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ण जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे अंग्रेजी वाले वर्ण जिन पे अर्धचंद्र बिंदु लगता है। ठीक है। उसके बाद नोट लिख करके दे रखा है, देखो वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है। ठीक है। जो वर्ण होते हैं हमारे उनकी गणना 2 आधार पर की जाती है। एक होती है उच्चारण के आधार पर, दूसरी होती है लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई मतलब किस प्रकार की गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, तो वो उच्चारण के आधार पर माना जाता है। ठीक है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 47 है, जिसमें 10 स्वर आ जाते हैं, 37 व्यंजन आ जाते हैं। 37 व्यंजन कौन से, देखो 35 तो हिंदी के जो मूल व्यंजन होते हैं वे, और 2
आगत व्यंजन होते हैं जो विदेशों से आए हुए हैं वो हैं ज और फ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन कितने होते हैं। देखो आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 10, व्यंजन कितने होते हैं 47। अब 47 व्यंजन कैसे हो गए, कौन कौन से हो गए, देखो 35 तो हमारे मूल व्यंजन थे, ठीक है। अब 35 में हमने क्या है 4 संयुक्त व्यंजन जोड़े थे, लेकिन इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं जोड़ना, 35 हमारे मूल व्यंजन थे, इसमें 2 कौन से व्यंजन जोड़े हैं, 2 व्यंजन जोड़े हैं आगत व्यंजन। आगत कौन से हैं, ज और फ। ठीक है, तो ये जो नुक्ता है ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो उच्चारण के स्थान पे हमारे व्यंजन कितने हैं, हमारे वर्ण कितने हैं, टोटल 47 हैं, उनमें से 10 तो हमारे स्वर हो गए और 37 व्यंजन हो गए। ठीक है, अब देखो लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 55 है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 55 है। इनमें से अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 47, और आपको ये पूछा जाए कि भाई लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 55। ठीक है, यानी 55। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, लेखन या फिर मुद्रण में, यानी कि मुद्रण होता है एक तरीके से, मुद्रित यानी छपना। ठीक है, तो यानी कि जो लिखे हुए आते हैं ना, छपे हुए आते हैं, तो उनमें प्रयोग में आते हैं, इसलिए ये 45 हो गए। वैसे हमारे कितने थे, 52 थे। ठीक है, अब देखो स्वर, स्वर कितने, स्वर क्या होता है, यानी कि जो हमारा जो वर्ण है ना उनमें स्वर आता है, यानी उनके भेद होते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, स्वर करेंगे, वोवल्स। देखो स्वर स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाले स्वर कहलाते हैं। वर्ण ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होती, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। कि ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है, यानी परंपरा से जो चले आ रहे हैं, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनसे इनकी संख्या 13 मानी जाती है। उच्चारण की दृष्टि में इनमें केवल 10 ही स्वर हैं, यानी कि अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें, बोलने की दृष्टि से देखें, तो केवल 10 ही स्वर हैं जो बोले जाते हैं। बाकी अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो हमारे 13 हैं। ठीक है, देखो ये कितने हैं, 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गए। इनमें से इन्होंने कौन सा छोड़ा, एक तो ऋषि छोड़ा, एक अंग से अंगूर छोड़ा, और एक ये जो विसर्ग वाला होता है ये छोड़ा। तो ये जो 3 है, इन तीनों को हटा के जो उच्चारण के स्थान पे बोले जाते हैं वो हमारे 10 स्वर हैं। और लिखने के आधार पर पूछा जाए या परंपरागत के आधार पर पूछा जाए तो 13 माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमारे आगे देखते हैं, जो हमारे ना स्वरों को वर्गीकरण, देखो इनका वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल यानी कि कोई भी वर्ण हमें बोलने में कितना समय लगता है, कोई भी स्वर जो है वो हमें बोलने में कितना समय लगता है, तो वो हमारा उच्चारण काल होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर जैसे देखो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या होते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। एक मात्रा का समय लगता है जिसमें वे क्या होते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ए ई उ। आप इनको बोल के देख सकते हैं और आपको दिख भी रहा होगा कि इनमें ना तो कोई मात्रा है और बोलते हैं तो बोलने में इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं भाई, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे। यानी जो ह्रस्व स्वर है जिसमें कम समय लगता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है ना, दीर्घ में अधिक समय लगे, यानी 2 मात्राओं का समय लगे, तो वो हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। जैसे कि आ ई उ ए ओ। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है इनमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, किससे, ह्रस्व स्वर से। ठीक है, अब देखो
प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि जो ह्रस्व स्वर है उसमें कम समय लगता है। उसके बाद दीर्घ स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। और फिर प्लुत स्वर में क्या होता है? जो दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी को हम पुकारते हैं तो थोड़ा चिल्ला के पुकारते हैं, थोड़ा समय लगता है हमें, जैसे राम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो भी उच्चारण होता है उसी के आधार पर क्या होते हैं? ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। तो ये 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर में थोड़ा सा हमें कम समय लगता है, कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और प्लुत स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि आपको इसमें है ना ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि भाई जो हमारे ह्रस्व स्वर के क्या हैं जिसमें मात्रा नहीं होती, कम समय लगता है, ए, ई और ओ, ठीक है। उच्चारण में जो दीर्घ स्वर होता है उसमें क्या होता है? दीर्घ स्वर में हमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, ओ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ें याद रखनी है। और प्लुत स्वर में जिसमें इन दोनों से ही ज़्यादा समय लगता है, जैसे किसी को पुकारने में, आप सिर्फ यही याद रख लो, किसी को बुलाते हैं हम, किसी को पुकारते हैं तो उसमें जो समय लगता है वो हमारे प्लुत स्वर में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जीभ के आधार पर, ठीक है। जो हमारी जीभ है उनके आधार पे कौन कौन से भाई होते हैं? जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं 3, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। तो ये होते हैं अग्रस्वर। देखो अग्रस्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, यानी कि हमारा जीभ जो है उसका आगे वाला भाग जो काम करता है ना, जिन स्वरों को उच्चारण में यानी बोलने में हमारा आगे वाली हमारा जीभ का आगे वाला भाग काम करता है, वो हमारा अग्रस्वर होता है। ई, ए। आप ये बोल के देखो, हमारे जीभ का आगे वाला जो भाग वो काम करेगा, वो आप बोल के देखोगे जब इसको ई, ए, तो हमारी जीभ का आगे वाला भाग इसमें यूज़ हो रहा है, तो अग्रस्वर हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का जो मध्य भाग होता है वो काम करता है। जीभ का मध्य भाग, जैसे ए, आप ए बोल के देखोगे तो हमारी जीभ का आगे वाला भाग काम नहीं करेगा, बीच वाला करेगा, मध्य वाला करेगा, ना कि ऐसा भी नहीं कि कंठ से निकल रही हो, ठीक है। तो जो ए है ये हमारा कहाँ से निकल रहा है? जीभ के मध्य भाग से यूज़ होके आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मध्य स्वर हो गया। उसके बाद है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का पीछे वाला भाग जो काम करता है, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है वो क्या होते हैं? हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ऊ, ओ। तो ये जीभ के पीछे वाले भाग वाला काम करेगा, ये वाले जो मध्य होगा ए होगा और जो आगे वाला करेगा ई, ए, ठीक है। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर, यानी मुख विवर के खुलने के आधार पर, ठीक है। जैसे कि कोई भी ऐसे वर्ण होते हैं या स्वर होते हैं जिनसे हमारा जो मुख है वो ज़्यादा खुलता है, कम खुलता है, आधा खुलता है, तो उस प्रकार से ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसे स्वर होते हैं, तो वो हमारे मुख द्वार के हिसाब से कहलाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले विवर्त। विवर्त का मतलब होता है ओपन, यानी खुला हुआ, जिसमें मुंह जो है हमारा पूरा खुल जाता है। जिन शब्दों के उच्चारण में मुख जो है, मुख द्वार पूरा खुलता है, तो वो क्या होता है हमारा? वो हमारा विवर्त होता है। विवर्त जैसे आ आप बोल के देखोगे तो आ में आपका जब बोल के देखोगे तो बोलते हुए आपका मुंह जो है पूरा खुल जाएगा, ठीक है। अर्धविवर्त ये क्या होता है? हाफ ओपन, यानी कि आपका जब मुंह आधा खुलता हुआ, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में आपका मुंह आधा खुले तो वो क्या होता है? वो हमारा अर्धविवर्त कहलाता है। जैसे ए, ओ। तो ये जो स्वर हैं तो इनमें हमारा मुंह क्या है? आधा खुल रहा है, ठीक है, पूरा नहीं खुल रहा है, आधा खुल रहा है, तो ये अर्धविवर्त हो जाएगा। देखो विवर्त क्या हो गया? जिसमें मुंह पूरा खुलता है, जैसे आ, ठीक है। अर्धविवर्त क्या होता है? जिसमें मुंह आधा खुलता है, जैसे ए, ओ, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे। उसके बाद है अर्धसंवर्त। अर्धसंवर्त क्या होता है? जिसमें आधा खुला हुआ होता है, आधा
सॉरी आधा बंद होता है, जैसे हाफ क्लोज लिखा हुआ है, यानी कि जब हमारा मुंह आधा बंद होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो द्वार है वो आधा बंद रहता है, तो वो क्या होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अर्ध संवर्त कहलाता है। तो कौन कौन से स्वर हैं, ए और ओ, ठीक है, यानी आप जिसको ए बोलते हो और ये ओ, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, अर्ध संवर्त होते हैं, ठीक है। और संवर्त में क्या होता है, जिसमें मुख जो है पूरा ही बंद रहता है, जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख जो पूरा ही बंद रहता है, जैसे ई है, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, तो ये आप बोलोगे तो इसमें हमारा मुख जो है बहुत ही माइनर सा खुला रहेगा, पूरा मुंह नहीं खुलता, ठीक है, यानी कि इसको फिर हम क्लोज बोल सकते हैं। तो देखो हमारा जो मुख द्वार के आधार पर कौन कौन से हैं, मुख द्वार के आधार पर जो हैं, तो ये देखो विवर्त है, अर्ध विवर्त है, अर्ध संवर्त है, संवर्त है। विवर्त का मतलब पूरा खुला हुआ, अर्ध विवर्त का मतलब आधा खुला हुआ, अर्ध संवर्त का मतलब आधा बंद हुआ, और संवर्त का मतलब संवर्त का मतलब पूरा बंद हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये क्या है कि भाई ये वो चीज़ है जहाँ पे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। आपके क्वेश्चन है ना, देखो बन तो कहीं से भी सकते हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन है ना अभी ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारा कोई एग्ज़ाम आया हुआ है तो हम स्पीड में सारी चीज़ें करेंगे, हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं होगी, ठीक है। रिवाइज़ करने के लिए हम स्पीड में कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, एक एक चीज़ें समझ के चलना है, ठीक है। इसको मैं आपको बाद में करवाऊँगी, पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है। देखो होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति में क्या होता है, देखो होठों से ही पता लगता है कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारे जो होठों की आकृति है ना वो कैसी होती है, गोल होती है या नहीं होती है, तो उस प्रकार से देखो अवर्तमुखी और वर्तमुखी। वर्तमुखी का मतलब जिससे जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख ना जो एक सर्कल की तरह बन जाता है, हमारा जो होठ है वो सर्कल की तरह बन जाते हैं, यानी गोल हो जाते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, वो वर्तमुखी होते हैं। अवर्तमुखी क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जो होठ हैं वो अवर्तमुखी नहीं होते हैं, यानी कि गोल नहीं होते हैं, तो वो हमारा अवर्तमुखी हो जाता है। देखो सबसे पहले अवर्तमुखी। अवर्तमुखी क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जो हैं वर्तमुखी या फिर गोलाकार नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अवर्तमुखी कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, ए। आप बोल के देखोगे तो इसमें हमारे जो होठ है वो गोल नहीं होंगे, ठीक है। और देखो वर्तमुखी में देखो कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जो हैं व्रतमुखी यानी कि हमारे जो हैं गोल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे वर्तमुखी कहलाते हैं। जैसे कि देखो ऊ, ओ, तो ये बोलने में हमारे मुंह है ना, जो हमारे होठ है ना जो वो गोल हो गए, ठीक है। और जो अवर्तमुखी में है ये स्वर बोलने में हमारा जो होठ है वो गोल नहीं हुए। तो इस प्रकार से होठों की स्थिति के आधार पर दो हैं, अवर्तमुखी और वर्तमुखी, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, अब है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, यानी कि जब हम ऐसे स्वर बोलते हैं तो हमारे मुख से हवा जो है वो बाहर निकल रही है, नहीं निकल रही है, और किस आधार पर निकल रही है, तो उसके आधार पर है, ठीक है। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, जैसे देखो निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, ठीक है, केवल मुख से हवा निकलती है, तो वो क्या होते हैं, हमारी निर्नुनासिक या फिर मौखिक स्वर। जैसे ए, आ, ई आदि आप बोल के देखो, इसमें हवा जो है मुख से निकलेगी सिर्फ। लेकिन अनुनासिक में क्या होता है, जिसमें हवा जो है मुख से भी निकले और नाक से भी निकले, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। जैसे कि देखो क्या कहा गया है कि भाई जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, वो क्या हो जाती है, हमारी अनुनासिक स्वर हो जाती है। जैसे आ, ई, तो ये क्या है, जब चंद्र बिंदु लगता है तो वो या फिर बिंदु लगता है तो ये हमारे क्या होते हैं, नाक से भी निकलते हैं। तो मुख से भी निकले और नाक से भी निकले, दोनों से ही निकलने वाले स्वर जो कहलाते हैं अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। आप डायरेक्टली स्वरों को भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप बोल के भी देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएंगे। घोषतव के आधार पर, घोषतव के आधार पर क्या होते हैं, देखो घोषतव के आधार पर घोष क्या होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन,
यानी कि जब हम स्वर ऐसे स्वरों को बोलते हैं जिनसे हमारे जो है श्वास में कंपन होने लगता है, तो वो स्वर तंत्रियों में श्वास में कंपन होना घोष कहलाता है, यानी घोषतव के आधार पर। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो क्या होता है, तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न हो जाती है। जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो जो सघोष है वो क्या हो जाती हैं, सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। देखो, आपको पता होगा कि भाई जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं घोष के आधार पर, तो वो कैसे बनते हैं कि भाई आपसे पूछा जाता है कि भाई सघोष और अघोष के बारे में बताओ। सघोष कि भाई कौन सा वर्ण सघोष है और कौन सा वर्ण जो है अघोष है, ठीक है। तो इनके बारे में आपसे पूछते होंगे, ठीक है। तो ये जो सघोष अघोष कहाँ से निकले हैं, घोषतव के आधार पर से निकले हैं, ठीक है। तो घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, सघोष। और जब स्वर तंत्र कंपन नहीं होता तो वो अघोष हो जाती हैं। सभी स्वर जो हैं सघोष ध्वनियाँ। आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आपको कुछ स्वर दे देगा, कुछ व्यंजन दे देगा और कुछ स्वर दे देगा, तो आपको ये बताना है। आप इससे देख के बता सकते हो ये स्वर सघोष है या अघोष है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि भाई इन्होंने क्या कहा है कि सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, यानी सभी जितने भी स्वर होंगे ना, जैसे हमारे स्वर हैं वो सारे ही क्या हैं, हमारे 10 स्वर हैं, या फिर आप 13 भी काउंट कर सकते हो लिखने के आधार पे। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे सारे ही कैसे हैं, ये हमारे सारे ही सघोष हैं, ठीक है। और व्यंजन की मैं आगे आपको बताऊंगी कि सघोष हैं या अघोष हैं, ठीक है। एक चीज़ और, इसके घोषतव के आधार पर हो गया, ये है ना। एक चीज़ और होता है, ये होता है प्राणतव के आधार पर। प्राणतव के आधार पर, ठीक है। अब प्राणतव के आधार पे कैसे होता है, तो देखो जैसे कि है ना हमारे घोषतव के आधार पे, वैसे ही प्राणतव के आधार पे। प्राणतव जैसे इन प्राणतव के आधार पर कौन कौन से होते हैं, प्राणतव के आधार पे होते हैं 2 भाई। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण, ठीक है। तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि जो स्वर ऐसे होते हैं जो प्राणतव के आधार पे भी होते हैं, ठीक है। तो एक होता है अल्प प्राण और एक होता है हमारा महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है कि जिसमें है ना, देखो प्राण अगर आप अर्थ को देखो तो प्राण का अर्थ क्या होता है, प्राण का अर्थ होता है वायु, ठीक है। प्राण का क्या अर्थ होता है, वायु होता है। तो जब हमारे मुख से वायु कम निकलती है ना स्वरों को बोलने में, जब हमारे मुख से वायु कम निकलती है तो वो कौन सा हो जाता है, वो होता है अल्प प्राण। और जब हमारे जो स्वर को बोलने में वायु ज़्यादा निकलती है तो वो महाप्राण हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कैसे हैं, तो हमारे जैसे घोष है ना, तो घोषतव के आधार पर हमारे सारे स्वर क्या हैं, सघोष हैं। तो वैसे ही प्राणतव के आधार पर हमारे सारे स्वर क्या हैं, अल्प प्राण है, क्योंकि इनसे वायु जो है कम निकलती है। तो आपसे पूछा जाए जो स्वर है हमारे, तो वो कैसे हैं, तो वो हैं हमारे सारे अल्प प्राण होते हैं। स्वर अल्प प्राण और घोष सारे सघोष होते हैं घोष के तव के आधार पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके ना यहाँ तक हमने स्वर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आगे ना हम 1 मिनट आगे ना हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको व्यंजन करवाऊंगी। तो 2 वीडियो बन लगेंगी। आप है ना धीरे धीरे पढ़ोगे, कोई ज़रूरी मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, ठीक है, कि हमें फटाफट कंप्लीट करना है। ये हमें धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, ये हमारे हर पेपर में काम आएंगी। हिंदी है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसके आगे जो व्यंजन होते हैं उनके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ण जो चैप्टर है ना उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आगे वही और ऐसी ही वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।